सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टेलीथॉन शुरू होते ही बोल न्यूज को भी केबल नेटवर्क पर बंद करना शुरू कर दिया गया। इमरान खान जैसे आदमी पर उसने कुछ भी किया होगा, लेकिन दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान साहब के खिलाफ इस केस में कुछ नहीं निकलने वाला। इस केस में हुकूमत को शर्मिंदगी और पछताई का मजीद सामना करना पड़ेगा। वो जो अल्लाह माफ़ करे नाम ही लेना पड़ रहा है, वो सुअर का जो कीमा होता है ना, सुअर का गोश्त, उसको अगर कीमे की मशीन में डालेंगे तो दूसरी तरफ से वही गोश्त निकलेगा कीमे की सूरत में। ऑडियो लीक आई मुबैना तौर पर, और फिर एक चैनल ने कहा जी हमने सबसे पहले इसको देख लिया, एडिटिंग कहाँ से हुई और कौन कौन सी तकनीक को जोड़ कर मियां साकिब निसार की ऑडियो जो है सामने लाई गई। आज वो चैनल बिल्कुल ही दूसरी तरफ खड़ा है, तो हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। नून लीग को भी पता एक्सपोज हो जाएंगे, नून लीग को पता था कि हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हमारे गले पड़ जाएगा मामला, इसलिए साकिब निसार साहब का नाम नहीं लिखा। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान मजीद खतरनाक, हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर एतराज़ और बयान हल्फी पर कायम रहना और मुआफ़ी एक साथ कैसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो भारतीय रियासत कर्नाटका की है। आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सुनाई देने वाले गाने के बोल हैं, खून से इस धरती को हम नहलाएंगे, हम तुझको तेरी औकात याद दिलाएंगे। हिंदुत्वा के इंतहा पसंदों का यह जुलूस बीजेपी रहनुमा चंदू पटेल की क़यादत में निकाला गया, जिसमें इंतहा पसंद हुजूम मस्जिद के सामने बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ इस इश्तियाल अंगेज गाने पर रक्स करता रहा। सोशल मीडिया पर जहां इस इंतहा पसंदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप अपना त्यौहार इस तरह मनाते हैं। वहीं बीजेपी सरकार की पॉलिसियों और पुलिस की खामोशी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। सच यह है कि बीजेपी की हुकूमत के बाद भारत में इंतहा पसंदी में बेपनाह इजाफा हुआ है। अक़लियतों पर जमीन तंग कर दी गई, मुसलमान खास तौर पर निशाने पर हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुसलमान ममालिक की तरफ से इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कोई मौसर आवाज़ नहीं उठाई गई। पाकिस्तान की बात करें तो मौजूदा हुकूमत को सियासत से ही फुर्सत नहीं, तजर्बाकारी का जोम है, जिसमें इक़्तिदार संभालने वाली 13 जमातें मुल्क मिलकर भी मईशत नहीं संभाल पा रही। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी, डॉलर नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर ये तजर्बाकार फिर होश में आने को तैयार ही नहीं। सितम देखिए, ये 13 जमातें इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा है, लेकिन इन्हें जलसे करने की पड़ी है। मगर दूसरी तरफ इनकी अपनी अदाएं मुलाहिजा करें कि सैलाब ज़दगान की मदद पर भी हुकूमत को एतराज़ है। हुकूमत की तरफ से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान की टेलीथॉन ट्रांसमिशन पर पाबंदी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टेलीथॉन शुरू होते ही बोल न्यूज को भी केबल नेटवर्क पर बंद करना शुरू कर दिया गया। लेकिन बोल न्यूज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पुरअज़्म है, वैसे ही जैसे इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के मुकदमों से लेकर -1 के किस्सों तक हुकूमत इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर आउट करने के लिए हर बार आजमा रही है। हुकूमत की ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं या नहीं, मुकदमात कप्तान के लिए खतरनाक हैं या नहीं, इसी का जवाब तलाश करेंगे। आगाज करते हैं। सदीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ है। सदीक जान, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में क्या हुआ, उसका आंखों देखा हाल बताएं, क्योंकि लग तो ये रहा है कि इसमें हुकूमत की बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, और जितना हुकूमत इसको डिले कर रही है उतना ही मामला उनके लिए और मुश्किल हो रहा है। देखें उसामा गाजी साहब, आप आइंदा ये स्टोरी किया करें कि आज वो दिन है जिस दिन हुकूमत को कोई शर्मिंदगी, कोई रुसवाई, कोई पसपाई नहीं हुई। वरना कौन सा ऐसा दिन है मुझे बताएं पिछले 1.5 माह में जिस दिन इस हुकूमत को किसी न किसी मामले पर कोई जो है वो शर्मिंदगी ना हुई हो, कोई रुसवाई ना हुई हो, कोई पसपाई ना हुई हो। और यकीन करें आज जो कुछ अदालतों में हुआ, आज क्योंकि एक ऐसा दिन था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा, हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा, ATC में भी जाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन में मामला थे वहाँ मैं नहीं जा सका, लेकिन इन 3 अदालतों में मुझे जाना पड़ा। लेकिन आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और पसपाई का दिन था। पहले सरकारी वकील ने शहबाज गिल जमानत केस में तारीख मांगी, फिर इमरान खान केस में सरकारी वकील ने तारीख मांगी। ना वहाँ तैयारी थी ना यहाँ तैयारी थी, क्योंकि मसला यह है कि ये वो केसेस हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुके हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात पर नज़रसानी करे। और आज जो इमरान खान साहब का केस है उसमें आप कह सकते हैं कि हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। आज वो गए तो इमरान खान की गिरफ्तारी मांगने थे, गए तो इमरान खान के खिलाफ केस साबित करने थे, लेकिन आज एक और मामला सामने आ गया, पुलिस की गलत बयानी सामने आ गई।
पुलिस की वारदात पकड़ी गई और अब डॉक्टर बाबर अमान ने उनको फंसा लिया है। डॉक्टर बाबर अमान कहते हैं कि अब पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मामला यह हुआ कि इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, वो सबको पता है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR हो गई। पहली बात तो यह है कि दहशतगर्दी की दफात कहाँ लगेंगी कहाँ नहीं लगेंगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वाज़ेह फैसला मौजूद है, उसको वायलेट किया गया। लेकिन ये तो फैसला चले आगे जाके उन्हें, लेकिन फिर यह हुआ कि उन्होंने एक JIT बना दी। उस JIT के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने कहा था कि इसमें JIT की क्या जरूरत है, आप एक सिंपल एक तकरीर है, उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उसको आपने देखना है। आइयो बयान ले इमरान खान का, एक तो JIT बनाई, वो भी इन्होंने गलत किया। फिर ये कहते थे इमरान खान JIT के सामने आकर पेश हो, क्योंकि मसला ये है कि इनके अपने लीडरान जो हैं वो करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर JIT के सामने पेश होते रहे, तो ये इसको सेटल करना चाहते हैं कि इमरान खान भी JIT के सामने पेश हो। अच्छा, उसके ऊपर यह है कि इमरान खान साहब ने एक जवाब भिजवाया, उनके वकील इंतजार हुसैन पंजोता जो हैं वो जाकर वो जवाब देकर आए, पुलिस ने वो जवाब गायब कर दिया। पुलिस ने जिम्नियों में नहीं लिखा कि वो जवाब हमारे पास आया है। यहाँ पर डॉक्टर बाबर अमान ने उनको फंसा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बदनीयती यहाँ से साबित होती है कि उन्होंने वो जिम्नियों में लिखा ही नहीं है। ये बात उन्होंने जज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जवाद अब्बास साहब उनके सामने उठाई। अब पुलिस को पहले तो इस बात का जवाब देना है कि उन्होंने ये जवाब क्यों गायब किया, क्यों नहीं उन्होंने लिखा। फिर उनको ये भी बताना है कि किस कानून के तहत इमरान खान का खुद वहां पर पेश होना जरूरी है। फिर डॉक्टर बाबर अमान साहब ने आज अदालत को बताया कि हुकूमत खुद ये थ्रेट लेटर जारी कर रही है कि इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ कर दिया है कि इमरान खान के कत्ल की साजिश तैयार की गई है, इमरान खान को कुछ कुव्वतें कत्ल करवाना चाहती हैं। तो ये सारा मामला आज अदालत में हुआ है। अब अदालत ने 20 सितंबर तक समाअत मुलतवी की है। इमरान खान साहब की उबरी जमानत में तोसीक की है क्योंकि हुकूमत का वकील तैयार नहीं था। हुकूमत के वकील ने आज जो है वो तारीख मांग ली। जाहिर है जब बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, वकील वो तगड़े हैं, वकील अच्छे हैं, लेकिन जब केस ही कमजोर हो तो वहां पे वकील रिजवान अब्बासी साहब क्या करें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। शहबाज गिल केस में भी वही है, यहाँ भी वही है, वहां भी तारीख मांग ली, यहाँ भी तारीख मांग ली। तो इमरान खान साहब के खिलाफ इस केस में कुछ नहीं निकलने वाला। इस केस में हुकूमत को शर्मिंदगी और पसपाई का मजीद सामना करना पड़ेगा। नूर आरिफीन, आपको क्या लगता है फिर हुकूमत ये सब क्यों कर रही है, इस तरह के केसेस क्यों बना रही है जिनकी कोई बेसिस नजर नहीं आती? पूरी दुनिया में जिस तरह से फिर इसको हाईलाइट किया गया इस केस को, और जगसाई हुई इस हुकूमत की भी। देखिए, सिद्दीक जान के कहने पे अगर हुकूमत अपना तरीक़ा वारदात ही चेंज कर ले तो फिर सिद्दीक जान हुकूमत में होते, हुकूमत में नहीं होती। एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं हुकूमत का भी तर्जुमान नहीं कि ये बताऊं कि हुकूमत ये सब कुछ क्यों कर रही है। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, तबसरा कर सकता हूँ कि ये कारे जहल है। अगर पूरी दुनिया से आप पर थू थू हो रही है तो फिर आपको वो काम ही नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर मुझसे पूछें तो मुझे ज़ाती हैसियत में इस बात पर एतराज़ नहीं, मुझे शदीद गुस्सा है इमरान खान जैसे आदमी पर। उसने कुछ भी किया होगा, लेकिन दहशतगर्दी का मुकदमा, मतलब यार यहाँ तो मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा भाई, सीधी सी बात है। हाँ, वो सब जो बातें हो रही थी मैं उस पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाए बैठा था। बाबर आवान साहब और फवाद चौधरी साहब, इन बातों पे मैं तबसरा किए बगैर सिर्फ इस बात पर बात कर सकता हूँ कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कोई भी हुकूमत, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर दाखिला कायम करवाता, उसको इसी तरह से रुसवाई और जगसाई का सामना करना पड़ता जिस तरह से इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म को, इस वज़ीर दाखिला को रुसवाई का, सुबकी का, पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसका तस्करा सिद्दीक जान ने किया। इमरान खान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको मतलब खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। जिस बंदे के नाम से दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी यार, उसको साबिक वज़ीर आज़म मत ट्रीट करो उसको। मतलब सिर्फ एक वर्ल्ड कप की ही अगर उसकी शनाख्त उसके साथ रखी जाए ना, तो इमरान खान 500 600 नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे भारी है यार। कोई मतलब अब मैं वही जुमला कह दूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। लेकिन अब इससे हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ पर नहीं सवाल उठते कि मजाक बन जाता है कि जिसके खिलाफ जो मर्जी आप केस बना दे, जो मर्जी करते चले जाए अगर आप हुकूमत में हैं तो? देखिए, अरबाब गुलाम रहीम जो बाद में PTI में शामिल हो गए, उन्होंने बड़ा मशहूर ज़माना जुमला कहा था, मैंने एक बार पहले भी कोट किया था अपने प्रोग्राम में, कि उन्होंने फरमाया था कि मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ बकरी चोरी के इल्ज़ाम में अंदर करवा दूँ।
ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कल्चर है सियासत का भाई। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा हुआ है और यहाँ उस वक्त तक ऐसा होता रहेगा जब तक पाकिस्तानी सियासत में नज़रिया ज़रूरत कार फरमा है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब जिस तरह आपने कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, बकरी चोरी का भी मुकदमा किसी पर बनाया जा सकता है, यहाँ कभी भी किसी की भी ट्रांसमिशन बंद की जा सकती है, सैलाब ज़दगान पर यहाँ पर खूब सियासत की जा सकती है, खूब पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा सकती है कि जी बाहर से में पैसा आ जाए, लेकिन अगर कोई हमारा मुखालिफ इसकी कोशिश करेगा तो फिर उसको जनाब बंद करेंगे। ये हुकूमत का एक पूरा एजेंडा सामने आ रहा है। तो सिद्दीक जान, ये कितनी मुझे लगता है कि छोटी हरकत है, मैं बड़ा मोहतात होकर अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप क्या खाक सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, एक तो पूरी दुनिया को पता चलना, फिर वहाँ से रकम इकट्ठी हो रही है जो साफ शफाफ अंदाज से सबके सामने आएगी। एक जो चीज़ कमिट होगी तो कल को आप सवाल कर सकते हैं जी इमरान खान ने टेलीथॉन की, ये रकम इतनी आई, ये कहाँ कहाँ लगी है, पूरा उसका ऑडिट आपके सामने आ सकेगा। आपको तो उसमें मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कि जनाब फ़ोन जा रहे हैं कि भाई कोई ना इसको दिखाए, अच्छा अगर कोई चैनल दिखा भी रहा है तो उसको केबल से ही हटा दो। यानी इस हुकूमत को और कोई काम नहीं है। इसका मतलब है सैलाब ज़दगान की तरफ तवज्जो कम है, मुखालफिन की तरफ ज़्यादा है, बल्कि ये तो सरासर दुश्मनी है सैलाब ज़दगान के साथ। देखें उसामा गाजी साहब, आपने तो बड़ा एक नॉर्मल सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना इसके लिए तो बड़े शदीद अल्फाज होने चाहिए और आज हमें कुछ अल्फाज हैं वो उधार लेने चाहिए थे जो नूरुल्लाह रफ़ीन साहब अवामी जज्बात का इजहार करते हैं, जिन अल्फाज के साथ वो खुद ही उन अल्फाज को इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। लेकिन इस हुकूमत के बारे में इन्हीं के वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, मतलब हर चीज़ पे आप करें, लेकिन आप दुखी इंसानियत के ऊपर तो ये ना करें जो आप घटिया और खलीज तरीन आप हरकतें फरमा रहे हैं। मसला ये है इस हुकूमत का कि ये हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार है, ऐसे काम इंतहाई थर्ड क्लास और घटिया किस्म के लोग किया करते हैं जो ये हुकूमत कर रही है कि सैलाब ज़दगान के लिए फंड इकट्ठा हो रहा है और ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन नहीं दिखानी। बोल को जिन केबल्स पर बंद किया गया अभी तक कि उन केबल्स के ऊपर बहाल नहीं हुई। मुझे एक बात बताएं, ये किस दौर में रह रहे हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? ये थोड़ी सी तो कोई अकल को हाथ मारें, कोई थोड़ा सा तो शऊर ले लें, किसी से उधार ही ले लें भाई। कि आप कहते हैं कि आप केबल्स पर बंद कर देंगे, बोल तो बोल देखा नहीं जाएगा, जाके यूट्यूब पे बोल की रेटिंग देख लो, जाके यूट्यूब पे बोल के व्यूज उठा के देख लो। ये तो मैनेज नहीं हो सकते, कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। जैसे मरियम नवाज साहब ऑडियोज और वीडियोस तैयार कर लेती हैं, इस तरह ये रेटिंग तो नहीं है ऑडियो जाली तैयार हो सकती। ये तो ऐसी चीज है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। जाके देख लें बोल की रेटिंग, बोल ने क्या किया है यूट्यूब के ऊपर, कैसे लोगों ने बोल को मोहब्बत का इजहार किया, उसकी वजह क्या है। उसामा गाजी साहब, रोज तकरीबन मैं देखता हूं कि 1 से 3 बजे तक कराची से ट्रांसमिशन हो रही होती है, मुदस्सिर इकबाल साहब हमारे दीगर एंकर्स कर रहे होते हैं और उस ट्रांसमिशन में 2 घंटे तक हुकूमत पे कोई तनकीद नहीं होती। हालांकि जो सैलाबज़दा इलाकों में हुकूमत की कारकर्दगी है वो आप भी जानते हैं, नूरुल्लाह रफ़ीन साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हुकूमत पे कोई तबारा नहीं पड़ा जाता, कोई तनकीद नहीं होती, बल्कि 2 घंटे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बिठा के लोगों को बताया जाता है कि हालात बहुत ख़राब है वहाँ पे, आप फंड डोनेट करें। आप पिछले 1 माह का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितनी सैलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन बोलने की हैं, अगर किसी एक भी चैनल ने की हो तो बता दें। और जो चैनल कर भी रहे हैं वो हुकूमत से फंड लेके कर रहे हैं, हम तो बगैर फंड लिए और अवाम के टैक्स से पैसे लिए हम जो है वो ये काम कर रहे हैं। आपने कल इमरान खान की ये जो ट्रांसमिशन रोकी है और जिन चैनल्स ने दिखाई है उनको जो आपने ब्लैकआउट किया है, जो बोल के साथ आपने किया है, इसकी भारी सियासी कीमत ये हुकूमत चुकाएगी। लोगों के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग ठीक है गुस्से का इजहार करते थे जब जलसा दिखाया जा रहा होता था और बोल को ये बंद कर देते थे, लेकिन मैंने कल रात से जो लोगों का गुस्सा देखा है, मैं वो अल्फाज यहां बता नहीं सकता, मैं वो जज्बात यहां पर दिखा नहीं सकता जो जिन जज्बात का, एहसास का और जिस गमो गुस्से का लोग इजहार कर रहे हैं कि यार कोई खुदा का खौफ करो। एक तरफ तुम कहते हो कि सैलाब ज़दगान के लिए बात करो, सियासत बंद कर दो, वो सैलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन करता है तुम वो बंद कर देते हो। एक तरफ तुम कहते हो जहर खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ तुम आवाम के टैक्स के पैसों से बोरियों के मुंह खोल के चैनल को इश्तेहार दे रहे हो कि इमरान खान की ट्रांसमिशन ना दिखाओ, तकरीर ना दिखाओ। कुछ थोड़ी सी शर्म को हाथ मार लें, थोड़ा सा हया कर लें। बाकी बोल का रास्ता अगर आप केबल ऑपरेटर्स के लिए रोकना चाहते हैं तो सॉरी, ये आपसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहीं मुरासिन ऐसा तो नहीं कि कहा जाता है जी बोल न्यूज इतना मकबूल हो गया है तो अब दूसरे चैनल्स कहते हैं अच्छा जी हम तो नहीं दिखाएंगे ट्रांसमिशन, हमें कोई परवाह नहीं, सैलाब ज़दगान की कोई बात नहीं, लेकिन फिर बोल दिखाएगा तो जनाब उसकी रेटिंग आएगी ज्यादा तो आप उसको बंद कर दें। अब क्या करें फिर, हम ये ट्रांसमिशन करना छोड़ दें सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, क्या करें? क्योंकि हमने तो जितने भी इस तरह के ट्रस्ट हैं या NGOs कहें या फलाही तंजीमें हैं उन सबके साथ ट्रांसमिशन की है।
बात यह है कि काफ़िले गुजरते हैं और इसके आगे मैं कहना नहीं चाह रहा। आप क्यों अपने चिराग की लौ को कम कर रहे हैं भाई? आपको तो पता है ना कि आप जो काम कर रहे हैं वो जो है वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं हिंदी में, तो आप करते रहें। हुकूमत ने जो काम करना है वो उससे, जैसे सिद्दीक जान ने भी कहा, वो लोग उस पर तवर्रा कर रहे हैं। हुकूमत की असलियत उनके ऊपर अच्छी तरह ज़ाहिर हो रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बड़ी अफसोसनाक बात का जिक्र ज़रूर करूँगा। बोल ने हमेशा साफ़ी चाहे मुख्तलिफ और चैनल्स के भी हों, उनके साथ भी कभी कुछ हुआ हो तो बोल ने बाकायदा नाम लेकर के मेंशन किया और उसके साथ इज़हार यकजहती किया। लेकिन बहुत माजरत के साथ हमारे साथ जब कभी भी कुछ होता है तो हमारे साथ कभी किसी ने आकर के और वो इज़हार यकजहती नहीं फरमाया। हमें हमेशा अनफॉर्चुनेटली न जाने क्यों कोल्ड शोल्डर मिला। आज सुबह मैं एक साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोल की वो जो ट्रांसमिशन थी उसमें बोल का नाम लिए बगैर और लिख करके उन्होंने फरमाया, और वो फरमा रहे थे कि तमाम सो कॉल्ड नंबर 1 चैनल्स हमारे चैनल से आज भी पीछे। कैन यू बिलीव? मतलब इतना सब कुछ हो गया पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में, इतना सब कुछ हो रहा है आए दिन। मैं मज़ीद तज़किरा करके उसका अपने मुंह का मज़ा और सामईन की समा खराशी नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी अगेन हम लोगों का बहैसियत ट्रू सच्चे पक्के पाकिस्तानी हाल ये है कि कोई ऊपर जा रहा है तो उसका पाँव पकड़ करके और उसको खींच लो। यार पाँव के बजाय अगर हाथ खींचो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मेरा ख्याल है मैं यहीं तक महदूद रहता हूँ, वरना बात आगे बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर नूर आरफीन, चलें आप समझते हैं जी पैमरा, और या पैमरा तो कहेगा जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हुकूमत अगर कहती थी जी ये टेलीथॉन न दिखाएं तो ये उसकी सज़ा है कि उस केबल ऑपरेटर से कह के जी आप हटा दें। उसके बाद ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो गई वो मुतासरीन के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप जो है उसको बहाल ना करें। ये क्या इसका मकसद के दिखाना दूसरों को कि जी हम इस वक्त हुकूमत में, हम आमरीत का शिकार, हम आमिर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई कानून कोई अदालत के अहकामात हमारे आड़े नहीं आ सकते? मैं अदालत वाली बात पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 75 सालों की तारीख उठा करके देख लीजिए, ऐसे ही हुआ है। जो हुक्म सरकारी वही पकती रही है तरकारी, और आगे भी ऐसे ही होगा। जो वज़ीर आज़म बनता है वो फिर मुतलकुल अनान हुक्मरान होता है। क्या हमारी तारीख़ ये नहीं बताती? फिर हमारे वज़राए आज़म की जो है गर्दनों में सरिये नहीं आते, वो तो वक्त ने उनके गर्दनों के सरिये तोड़े, वरना उनमें तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर उनको अपोजिशन में जा कर के अवामी हुकूक़, आज़ादी इज़हार, मैंने नवाज़ शरीफ का पिछली दफ़ा जिक्र भी किया था, वो तैयारे में बैठ करके साफ़ियों को आज़ादी इज़हार के सबक पढ़ा रहे थे, वो आज़ादी इज़हार के बहुत बड़े चैम्पियन बने थे। वरना यहाँ तो सब एक ही थाली में, मतलब एक ही जैसे हैं भाई। ये कोई एक्सेप्शन ही होगा मेरा ख्याल है। यहाँ जिसके पास अनान इक़्तिदार आ जाती है उसमें फिर नाजुक मिजाजी खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले प्रोग्राम के शुरू में जो हमने जिक्र किया था कि किस तरह से भारत में इंतहा पसंदी है और किस तरह वहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर क्या नारेबाजी हो रही है, बाकायदा मसाजिद की किस तरह से बेहुरमती की जाती है, वो मनाजिर आपको दिखाते हैं और सुनिए कि किस किस्म के वहाँ पर नारे लग रहे हैं और ये RSS और BJP का जो एजेंडा है वो किस तरह उसको तकमील तक पहुँचा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ही बना दिया है मुसलमानों के लिए। ज़रा देखिए। सिद्दीक जान, मेरे पास 2 मिनट है, मैं चाहूँगा 1-1 मिनट इस पर बात कीजिएगा। खून से इस धरती को नहलाएंगे, मसाजिद के सामने जाकर इस तरह लाउड स्पीकर बाकायदा बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि कोई मस्जिद नहीं बचेगी? देखें, वो तो उनकी अदालतें भी यही काम कर रही हैं, बाबरी मस्जिद वाला फैसला आपके सामने है और उनकी हुकूमत भी यही काम कर रही है। असल मसला तो उन मुनाफिकीन का है, उन आलमी इदारों का है, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उनका है, जो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े बयानात दे दिए जाते हैं, चार्जशीट कर दिया जाता है। भारत में इतना कुछ हो रहा है और वो आंखें बंद किए हुए हैं। उनके ज़मीर पर दस्तक देने की ज़रूरत है, उनको जगाने की ज़रूरत है। उन मुनाफिकों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मुनाफिकों ये देखो भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, मसाजिद के साथ, और तुम लोग जो है वो मजाल है यहाँ पे ज़बान खोलो, क्योंकि तुम्हारे माली मफादात हैं भारत के साथ और क्योंकि वो तुम्हारा आलाकार है, उससे तुम काम लेते हो, उससे तुम दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी करवाते हो, दीगर मुल्कों को कमज़ोर करवाते हो, इस्लामी रियासतों के खिलाफ जो है वो साजिश करते हो। तो ये उनको दिखाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हम लोग तो जानते हैं कि भारत किस तरह का उसका मकरू चेहरा है। जी, नूर आरफीन भाई, 2 चीज़ें, एक तो वक्त की कमी, दूसरा मैं इतनी शराफत से भारत की शान में तबर्रक कर नहीं सकता। मैं बोलूँगा तो फिर बहुत ऑल फॉल बोलूँगा, मुनासिब ना होगा कि हम वक्फा ले लें। लेकिन कुछ तो देखें, अब जिस तरह हो रहा है, मुझे अंदाज़ा है वक्त की कमी है आपके लिए, ज़ाहिर है
आप जो कुछ अपने जज्बात का इजहार करना चाहेंगे, लेकिन चंद जुमले ही सही। देखिए उसामा, वो नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया जहाँ पे खून बहाना इबादत समझा जाता है और वो भी अकलियतों का, उसके बारे में आप किन अल्फाज में तबर्रा करेंगे यार? वहाँ एक शूदर को अपने कुएं से पानी पीने के जुर्म में 72 हड्डियाँ, जिस्म की 72 हड्डियाँ 10 साल तालिब इल्म की, पिछले हफ्ते टीचर ने उसकी जान ले ली। कैन यू बिलीव? जिस मुल्क का प्रधान मोदी जैसा गधा हो, उस मुल्क के बारे में आप क्या बात करेंगे? जिस मुल्क के लोगों की जहनी औकात ये हो कि वो मसाजिद के सामने खड़े होकर के और ये कहें हम तुझे तेरी औकात बता देंगे। तुम्हारी औकात तो तुम्हें बताई थी कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने, जब तुम्हारे वो 2-2 कौड़ी के 2 टके के लोग बीएसएफ वाले वो बंदूक लेकर के और सर पे पांव रख करके भाग रहे थे। तुम्हारी औकात तुम्हें बताई थी वहां वो जो दहशतगर्दी की वाकया हुआ था, जिसका इल्जाम तुमने पाकिस्तान पर डाला था, मुंबई हमलों का। तुम्हारी ब्रेक का कहा जा रहा है, कलामी माफ। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जी बयान हल्फी पर कोई कायम भी रहे और कहे मुझे माफी भी मिल जाए, ये क्या माजरा है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। राना शमीम साहब वाला मामला अब भी अदालत में है। आपको याद होगा जस्टिस साकिब निसार साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो नवाज शरीफ के केस पर असरअंदाज हो रहे थे और मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने सब कुछ देखा। एक बयान हल्फी जो बरतानिया में जमा करवाया गया, फिर उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा जी गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने बयान हल्फी लिखवा दिया था और गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। सिद्दीक जान की मामला अब इतना ही सादा है, उनको इतने अरसे के बाद याद आया कि वो तो उनसे गलत फहमी हो गई थी, वो तो किसी दूसरे जज की बात कर रहे थे। देखें, अगर चलें हम ये नहीं कहते कि ये मामला सादा नहीं है, चलें सादा ही मान लेते हैं कि ये सादा मामला है कि उनको गलतफहमी हो गई थी। लेकिन ये याद करें कि ये वो बयान हल्फी है जो एक अखबार ने फ्रंट पेज पर छापा बड़ा वाजे करके, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने, पूरी मुस्लिम लीग न्यूज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ आज बरी हो गए हैं, आज मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में गवाही आ गई है। और उसके बाद पूरा उन्होंने पीटा, पूरा नैरेटिव बनाया इस बयान हल्फी पर। और ये वो बयान हल्फी है जो राना शमीम साहब ने अपनी जो है वो एहलिया की वफ़ात के बावजूद वहाँ जाकर दिया, मियाँ नवाज शरीफ की खिदमत में हाजिर हुए, उनके घर में दिया, वो नोटरी का बयान आपके सामने है। लेकिन अब उस बयान हल्फी को वो खुद कह रहे हैं कि वो झूठ है, वो खुद कह रहे हैं गलत बयानी है। अब मुझे बताएं, जिस बयान हल्फी को वो खुद झूठ कह रहे हैं, अब छापने वालों की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, उस पर बयानियाँ बनाने वालों की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई। और अब उन्होंने एक और काम किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि जी मेरा इल्ज़ाम जो है वो इल्ज़ाम जो है इस जज के बारे में नहीं था, फलां और जज के बारे में था। जिनका नाम लिया जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का, उनका भी ट्वीट आ गया, वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो साकिब निसार से कोई बात नहीं हुई। एक तो साकिब निसार साहब बरी हो गए इन इल्ज़ामात से, दूसरा ये बयानिया झूठ साबित हो गया कि मियाँ साहब के खिलाफ फैसला गलत हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो अखबार भी मशकूक हो गया, वो मीडिया हाउस जो इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब अहम सवाल लोगों के ज़हन में यह है कि आज उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उसके बावजूद उनको माफ़ क्यों नहीं किया गया? तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने माफ़ी भी जिस तरह से मांगी उसमें नए इल्ज़ामात लगा दिए। अदालत कह रही है अगर माफ़ी मांगनी है गैर मशरूत मांगे, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, किसी को कन्विक्ट करना नहीं है। मसला तौहीन अदालत के कानून का मकसद सिर्फ ये होता है कि रियलाइजेशन हो तौहीन अदालत करने वाले को, इसलिए अदालत ने कहा है कि वो अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, उनको मौका दिया गया है, तो अदालत उनको माफ़ कर देगी। अभी एक और मौका मिल रहा है इतने अरसे में, तो नूर आरफीन आपका क्या तबसरा इस सारे केस पर, ये क्या हुआ है? मेरा तबसरा ये है कि भाई आज बारिश बहुत अच्छी हुई है और मौसम बहुत प्यारा है, नहीं? इस मौजू पे आप चाहें तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इस पे मैं बात करूँगा तो फिर सिद्दीक जान को मिर्ची लग जाएगी, फिर बात फिर बहुत बढ़ती चली जाएगी। वो फिर किसी को रहमतुल्लाह अलैह साबित करेंगे, मैं उनको जो है वो लानतुल्लाह अलैह साबित करूँगा, वो बहुत बढ़ जाएगी बात। छोड़ें, मौसम की बातें करें, सितारा सपना लॉन बेचते हैं। नहीं, लेकिन चलें, अब ये हमारा मौजू तो है, आप उन पर ना बात करें, लेकिन जो कुछ राना शमीम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 3 साल बाद बात ये है, चलो मैं बचा के बात करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बात ये है यहाँ जिस तरह से प्रमोशंस होते हैं, जिस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, सब जानते हैं। उसके बाद फिर आपको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो आपको कहा जाता है। ये जो अभी बात कर रहा था सिद्दीक जान, ठीक है
के बयानिया बनाया गया और फिर उसके बाद एक मीडिया ग्रुप ने पीटा, फिर मरियम नवाज, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये वाहिद नज़ीर नहीं है, और ऐसी बहुत सारी मिसालें, और ये होता ही रहेगा। मैंने कहा ना, ये लानतज़दा सिस्टम जो है, ये इसमें वो एक मौसूफ़ हैं, मगरिब की नमाज के बाद, सॉरी मगरिब के वक्त के बाद वो होश में नहीं होते हैं, इसलिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करा देते हैं। वो उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है, मैं उनको खुद ही उसी तरह से कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ये वो जो अल्लाह माफ़ करे नाम ही लेना पड़ रहा है, वो सूअर का जो कीमा होता है ना, सूअर का गोश्त, उसको अगर कीमे की मशीन में डालेंगे तो दूसरी तरफ से वही गोश्त निकलेगा कीमे की सूरत में। तो ये पाकिस्तानी जमहूरियत, पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत, जो मौरूसियत की बदतरीन शक्ल जिसे मैं कहता हूँ, इसमें इसी तरह से होता रहेगा। इसमें एक तरफ से कोई मलऊन डाल दो तो दूसरी तरफ से कोई बुजुर्ग सूरत आदमी की ऐसे निकलेगा। आप जाहिर है कि जो मलऊन होते हैं, जो आते हैं, उनको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपने जैसे काले किरदार वालों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उनको इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि उनको मखसूस मराहिल से गुजार करके उनकी कुछ कमज़ोरियाँ अपने हाथ में रख करके, और फिर उनसे कहा जाता है कि आजा बच्चा अब लगाता जा अंगूठा, और फिर उसके बाद होती है जमहूरियत फ़रोग़ पाती है, उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो हुकूमत छिन जाती है तो जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाती है। फिर सबकी गाड़ियाँ जो है, किसी की जीटी रोड पे आती है, किसी की कहीं और आती है। आप समझे बात को, बस यही तक मैं कहना चाहूँगा। उसको अखबार में छापना, क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? फिर उसको जिस तरह एक पूरा बयानिया बना लिया जाता है कि जनाब ये हुआ, होनी चाहिए। ओ भाई आप मुझे किसी जगह कार्रवाई का इख्तियार दीजिए 15 मिनट के लिए, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, और फिर आप देखिए मैं 15 मिनट में कहाँ कहाँ बर्बाद कर दूंगा। भाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये मीडिया तो बिल्कुल सबसे आखिरी चीज आती है ना यार। पहले आप इस गंदे सड़े गले सिस्टम को तो सही करने के लिए, ये सियासत जिस तरह से हो रही है, फिर उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को आप देखो ना, जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उस ग्रुप का अखबार बंद करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उस ग्रुप के जो है वो, उस ग्रुप के वहाँ जाकर के टेलीविज़न प्रोग्रामों में पीपल्स पार्टी के गेस्ट एक ज़माने में नहीं बैठा करते थे, और आज रावी चैनी चैन लिख रहा है। तो भाई ये नज़रिया ज़रूरत ही तो है। अब अगर किसी खास ग्रुप के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो फिर वहाँ पे वो टिकर चलना शुरू हो जाता है, आज़ादी इज़हार पे हमला, शपाक शपाक, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई पहले इनको पकड़ो, ये जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके बाद फिर वहाँ भी आए। इसी से या तो होना चाहिए। एक और चीज़ जुड़ी थी सिद्दीक जान के, वो एक ऑडियो लीक आई मुबैना तौर पर, और फिर एक चैनल ने कहा जी हमने सबसे पहले इसको देख लिया है, एडिटिंग कहाँ से हुई और कौन कौन सी तकरीर को जोड़कर मियां साकिब निसार की ऑडियो जो है सामने लाई गई। आज वो चैनल बिल्कुल ही दूसरी तरफ खड़ा है। तो हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब ये केस में मुझे लगता है गैर मशरूत माफ़ी ही आगे चलेगी, और उसके बाद फिर क्या सब भूल जाएंगे कि किस तरह से ये सारा खेल खेला गया, किस तरह जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की गई, उनका नाम लिया गया, वो जज यहाँ थे भी नहीं, और ये सारा खेल इतना अरसा यानी बैठ कर बाकायदा लंदन जाकर पूरी प्लानिंग के साथ खेला गया। देखें उसामा गाजी साहब, इसमें जब ये राना शमीम साहब का एफिडेविट आया था और छापा गया था, तो उस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा नून लीग का ये था कि साकिब निसार साहब को गटारे में खड़ा किया जाए। अब नून लीग को खुद नहीं पता था कि बहुत जल्द इक़्तिदार उनके हवाले किया जाएगा, उनको इस कौम पर मुसल्लत किया जाएगा। उन्हें तो नहीं पता था कि हम एक्सपोज हो जाएंगे। उनको मुसल्लत किया गया, वो आ गए। अब इस केस में अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कहा, हुकूमत को कहा, अटार्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि आप जो है जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट जमा कराएं। ये वो मौका था नून लीग के पास, उनकी हुकूमत के पास, कि साकिब निसार साहब का नाम ऐड करते उस लिस्ट में और कहते कि जी साकिब निसार को भी बुलाएं इसमें। नून लीग ने साकिब निसार साहब का नाम ऐड नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने, वो चाहते तो उनका नाम ऐड कर सकते थे, नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नून लीग को भी पता है कि झूठ है, नून लीग को भी पता है एक्सपोज हो जाएंगे, नून लीग को पता था कि हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हमारे गले पड़ जाएगा मामला, इसलिए साकिब निसार साहब का नाम नहीं लिखा। तो आज जो राना शमीम ने कहा है, अब जिस पर पूरी नवाज शरीफ की बर्रियत के इन्हसार किया जा रहा था, वो शख्स ये कहता है कि मेरी 70 साल से ज़्यादा उम्र है, कुछ फौतगी हो गई थी फैमिली में, ज़हनी दबाव में था, टेंशन में था, दिमाग मेरा उस तरह से सही काम नहीं करता जिस तरह होना चाहिए, यादाश्त मेरी कमज़ोर है, पता नहीं बात क्या हुई थी, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। उस वक्त उनका पढ़े, उस वक्त उनको ये भी याद था कि साकिब निसार साहब ने कप के कितने सिप लिए थे, कप का रंग कौन सा था, कितने वो दूर बैठे थे, हवा किस तरफ चल रही थी, बादल का रंग क्या था, कुर्सी का रंग क्या था, घास किस तरह का था, पीछे फूल कौन कौन सी किस्मों के थे, उस वक्त सारा कुछ याद था।
अब जब बात आई है सबूत देने की तो वही किया जो नून लीग करती है। सिद्दीक जान, लाडले कौन है? लाडले कौन है जो एक जज को फोन करके सजाएं दिलवाएं? वो लाडले जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला तक हो जाए, तारीख में एक ही दफा मिसाल मिलती है, तो वो जज फारिग हो सकता है, वो लोग दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। लिख कर देकर गए जी हम 10 साल तक नहीं आएंगे, वो झूठ भी सारा पकड़ा गया। कितने इस तरह की वारदातें पकड़ी गई हैं, मीडिया मैनेजमेंट पकड़ी गई, ऑडियोज सामने आती रही, सारा और ऑन किया गया कि हाँ जी ये हमारी हैं, ये सब हम करते रहे हैं। तो उस जज अरशद मलिक वाला मामला, वो भी उस बेचारे का भी अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनके भी बयान हल्फी सामने आ गया। वो कहते हैं कि हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो फिर लाडला कौन है? कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, लगता है जैसे आइंदा भी नहीं होगा। जब चाहेंगे नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वापस आएंगे, जब यहाँ सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये क्या मजाक है? लाडले वही हैं जिनकी ऑडियो सामने आ जाती है कि जज को वो फैसला लिखवा रहे हैं और जज कह रहा है जो हुक्म मेरी सरकार जो हुक्म करें, कितनी सजा देनी है, इतनी नहीं, इतनी दे देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, बस मियाँ साहब आप नाराज़ ना हो, बस मियाँ साहब राज़ी होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो उसके बाद वो जज साहब नौकरी से फारिग हो जाते हैं और जो जज को डिक्टेट कर रहे हैं, जो जज से फैसले लिखवा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट के हमले के ऊपर के बावजूद उनको कुछ नहीं कह सकता, इदारों पर हमले के बावजूद उनको कुछ नहीं कह सकता। तो वो हैं तो बड़े लाडले, बड़े लकी हैं। और उनको अभी भी देखें कि वो अभी जो उनको इक़्तिदार मिला है, इससे पहले क्या कुछ नहीं है वो कर सकते, क्या कुछ नहीं कर चुके पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। एक तकरीर में कितनी बार गालियाँ दी, लेकिन अब उनकी हालत देखें। अब वो इक़्तिदार में बैठे हैं, सब कुछ वो डाउन लीक्स करते हैं, मेमोगेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, इदारों पर हमले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार उनको मिल गया। तो वो लाडले हैं ना। तो आरिफीन, आप क्या कहते हैं कि ये जो माजी को हम देखें, अब इस केस में भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ये इसी तरह से फिर चलता रहेगा? अगर आप सिस्टम को मैनिपुलेट कर लें तो दोबारा आप इक़्तिदार में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नवाज शरीफ नहीं आए थे 3 बार, चौथी बार उनका भाई आ गया। इससे बड़ी मिसाल आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी मरतबा इक़्तिदार में आई है। इससे बड़ी मिसाल आपके सामने है। आते रहेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा मेरे भाई। जब तक यहाँ पे डंडा कोई नहीं उठाएगा, इसी तरह से ये सारा काम होता रहेगा। आप मुझसे सवाल पूछते रहेंगे और मैं इख्तिसार के साथ कहता रहूँगा जी हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह जारी रहेगा। इसका कोई और एंड नहीं है ना मेरे भाई। तो अगर डिक्टेटरशिप भी आती है तो वो फिर इन केसेस को क्यों नहीं निपटाती? परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी 10 साल का मुआहदा कर लिया और नहीं, डिक्टेटरशिप ना आए, चलो डिक्टेटर भी यहाँ 2 नंबर आते हैं ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था यहाँ डिक्टेटर भी 2 नंबर आते हैं। उनको भी मतलब जहर जहाँ पे 2 नंबर मिल रहा हो, आदमी खा के मरता भी नहीं, फालिज हो जाता है उस साले को। अब बताएं आप क्या करें? वो डिक्टेटर को भी आकर के वो रेफरेंडम कराने की पड़ जाती है। तो भाई फिर बेकार है ना। जमहूरियत आ जाए, चलो आपकी वाली बात, जमहूरियत, ट्रू डेमोक्रेसी आ जाए। यहाँ कौन सी सियासी जमात है, जरा नाम लेंगे आप? मैं फिर जोबन पे आ जाऊंगा। अच्छा। यहाँ कौन सी सियासी जमात है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें साहब खुद ही मुंतखब नहीं हो जाते? मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता बच बचा करके, फिर मेरी जुबान जब चलती है तो कैंची की तरह चलती है। आपको पता है यहाँ जमहूरियत कभी भी नहीं आ सकती भाई। ये आमरियत ही है, ये जमहूरी आमरियत है, ये जमहूरी आमरियत है। और आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली इसकी आदत लगती है। जी, आरफी नामा पर हम बात करेंगे और रिकॉर्ड की बात करेंगे, एक और इक़्तिदार की बात करेंगे। कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, क्या खूबसूरत शहर हुआ करता था। अब ये हो रहा है कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस लिख कर दे रही हैं, लिख कर यानी प्रॉपर नोटिस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन दे रहे हैं अपने मुलाजमीन को कि जी आप घर से निकलें तो कोई कैश वगैरह या मोबाइल कोई ख़ास लेकर ना निकलें, और अगर कोई इस तरह से छीनने की कोशिश करे तो उसको दे दें। यानी इसका मतलब है कि रियासत या वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हो चुके हैं। कह रहे हैं खुद ही आपने जो करना है एहतियात करनी है और बिल्कुल अपनी जान आप खुद बचाएं। आरिफीन नाम में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वक्त हो चुका है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी उसामा, कराची में जराइम के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए हैं। कराची में जराइम की एक नई तारीख जमहूरी हुकूमतों की बरकत से रकम हुई है। गली गली नगर नगर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। और चूंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इसलिए मैं आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस महसूस कर रहा हूँ। पिछले 8 माह की जो स्टैटिस्टिक्स हैं मेरे पास, वो बता रही हैं कि कराची में 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 56,500 वारदातें रजिस्टर हुई हैं।
56,500 वारदातें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वहाँ कमिट की गई हैं। 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स में मज़ाहमत पर 71 अफराद की जान ले ली गई है। ये सरकारी ज़राए बता रहे हैं, 71 अफराद। रेस्क्यू ज़राए का दावा है कि उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों से, सिर्फ सरकारी, निजी नहीं, सिर्फ सरकारी अस्पतालों से 357 डेड बॉडीज उठाई हैं। 350 यानी 360 लाशें 8 माह में कलेक्ट की हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस शहर में वज़ीर दाखिला भी है, वज़ीर आला भी है, इस शहर में गवर्नर भी है, इस शहर में जमहूरियत भी है, इस शहर में आईजी भी है, इस शहर में एआईजी भी है, इस शहर में सीसीपीओ भी है, इस शहर में पुलिस भी है, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी हैं। लेकिन अगर नहीं है तो अमन व अमान नहीं है। जख्मियों की तादाद रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 1685 8 माह के दौरान 1685 अफराद को जो है वो इंजर्ड किया गया है। सिर्फ एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ ताजिर समेत एक हफ्ते में 10 अफराद की जान ले ली गई। एक हफ्ते में 10 अफराद की हलाकतें हो चुकी। ना गवर्नर को परवाह, ना वज़ीर आला को फिक्र, ना जमहूरियत वालों का कुछ गया, ना किसी सियासी जमात का कुछ बिगड़ा, ना किसी जबी पे शिकन आई। कारोबार ज़िंदगी इसी तरह से चल रहा है। यहाँ लूट मार की वारदातों में 1300 के करीब कारें छीनी या चोरी की गईं। 1300 कारें। अब आप बताइए उसामा साहब के इस शहर को लंदन पेरिस बनाने के दावे किए जाते हैं। वो 250 बसें चला करके शर्जील इनाम मेमन बगले बजा रहे हैं, वज़ीर आला जो है वो मूंछों को ताव दे रहे थे। यहाँ कौन बताएगा कि कराची के लोगों की जान माल की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है। एक आपको आदादोशुमार आपको एक और शेयर करूं। कराची में 35,000 मोटरसाइकिलें छीनी जा चुकी हैं। 35,000। अब आप इसका अगर रेशो निकालें तो मेरा ख्याल है कि अंदाजा हो जाएगा कि जमहूरियत यहाँ के लोगों के लिए कितना मौसर इंतकाम साबित हो रही है। 284 अफराद जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ एक छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में लाखों रुपए की मालियत के मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। और ये मोबाइल फ़ोन की तादाद भी मैं आपको बताऊं, 19,000 मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शहर में जहां पर अमन व अमान नहीं है लेकिन अमन व अमान बरकरार रखने वाली फोर्सेस ज़रूर मौजूद हैं। वो क्या चना बेच रही हैं, वो क्या कर रही हैं, ये कोई पूछेगा तो फिर आपको पता है कि फिर बड़े मामलात हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, कराची पुलिस की संजीदगी ज़रा देखिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों पर काबू पाने के लिए शाहीन फोर्स की तैनाती का फैसला, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह से आप एक आदमी को, ये अच्छा हाँ याद आ गया भाई, ये मोहतरमा है शाजिया जहां इनका नाम है। ये माइकल जैक्सन चश्मा पहन करके जो बैठी हैं, ये हैं इस वक्त तर्जुमान कराची पुलिस। ये एक बहुत बड़े एसएसपी के साथ हुआ करती थी किसी ज़माने में, और उसके बाद इनमें इतने गुलफूल लगे हुए थे, ये इतनी इन्वर्टेड कॉमास में टैलेंटेड थी कि ये डायरेक्ट जो है वो अब सीसीपीओ ऑफिस में पाई जाती हैं। सीसीपीओ ऑफिस में ये तर्जुमान है कराची पुलिस की। इनको हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हबीबुल्लाह ने राब्ता किया। इन्होंने कहा आप अपना सवालनामा हमें भेजिए। जब इनको सवालनामा भेजा गया तो उसके बाद इन्होंने हमारा नंबर जो है वो ब्लॉक पर डाल दिया। आंसा शाजिया जहां, ये इनकी तस्वीर है, एआईजी और सीसीपीओ की तस्वीर में लगवाना भूल गया ताकि उनको भी इसी तरह से हम उनकी नज़र भी उतार लेते। अब आपको बताता हूं कराची में आईजी वो क्या फरमाते हैं। कराची में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन हैज सेड दैट कराची हैज अ बेटर क्राइम इंडेक्स रैंकिंग देन मैनी मेजर सिटीज इंक्लूडिंग शिकागो, कुआलालंपुर, ढाका एंड न्यू दिल्ली। अब ये बताएं गुलाम नबी मेमन, आप तो खैर पानी भी पीते हैं तो वो सरकार का होता है भाई, मैं या एक आम मिडिल क्लासिया, उसको क्या पता कुआलालंपुर में लाइफ कैसी होती है। उसको ये पता है कि कुआलालंपुर में गुलाम नबी मेमन जैसा पुलिस वाला नहीं होगा। उसको ये पता है कि वहां हमारे जैसा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा। उसको ये पता है कि वहां हमारे जैसा वजीर आला भी नहीं होगा, वजीर आजम भी नहीं होगा, वरना उसकी खाल खींच ली जाएगी इतनी वारदातों पर।
और यहाँ साहब लोग जब निकलते हैं सीसीपीओ ऑफिस से वजीर आला हाउस जाकर के करना क्या होता है, खट करके सिर्फ सलाम मारना होता है और बैठ करके जी सर करना होता है। प्रेजेंटेशंस होती हैं, मैं हैरान हूं, खुदा की कसम। मुझे याद आया, मैं एक वज़ीर आला हाउस में काफ़ी पहले, जब तक वज़ीर आला साहब जो है वो मुझसे नाराज़ नहीं हुए थे, पीपल्स पार्टी मुझसे नाराज़ नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया और वो प्रेजेंटेशन देने लगे। आप बिलीव कीजिए मेरे आसपास सारे जय्यद सहाफ़ी बैठे हुए थे और वज़ीर आला जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे यानी क्राइम की जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसामा, मेरे लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। खुदा की कसम जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मैं खुदा वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं, सूरत-ए-हाल उस वक्त भी वो नहीं थी। हालत यहां तक हुई कि एक वजीर साहब ने मुझे चिट लिख करके भेजी, आरफीन प्लीज नो क्वेश्चंस। मैंने वो चिट संभाल करके काफी अरसे तक अपने साथ रखी हुई थी। अंदाजा लगाइए, ये हमारे लोगों की सीरियसनेस है, ये हमारी हुकूमतों की सीरियसनेस है। अच्छा, तो इसका एआईजी साहब हैं जावेद आलम ओढो, ये कह रहे हैं कराची में शार्प राइज हुआ है स्ट्रीट क्राइम्स में, ये खुद एडमिट कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची में एक आईजी साहब वो थे कि जिनको जब आईजी बना करके लाया गया था, उनके बहुत सारे पेट्रोल पंप भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, चलिए बहुत दफा लिया है, अब तो खैर वो रिटायर हो गए, लेकिन उनको जब लेकर के आए थे तो वो गुटखा पकड़ने पे लग गए थे। कराची में एक साहब आए थे तो उन्होंने कोई और काम ढूंढ लिया था। यहाँ पे हर एक का थोड़ा सा मामला जरा आगे पीछे डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको ये बताऊं उसामा साहब के इस शहर में, बिलीव यू मी, ऐसे ऐसे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फहरिस्त दी थी कराची में जराइम की सरपरस्ती करने वाले पुलिस वालों की, आज तक मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई इफ्तिखार चौधरी दौर से आज तक नहीं हुई। वो तमाम काली भेड़ें आज भी कालिब बदल के, रूप बदल के इसी पुलिस फोर्स का हिस्सा है। ये खबर आपको बता दूं भाई, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये खबर बता रही है डाकुओं ने 3 दिन में 6 शहरी कत्ल कर दिए। अभी पिछले दिनों हमारे ही ऑफिस के एक साहब हैं, उनके एक कजन को बेकरी में, वो अपने बच्चों के लिए सुबह के लिए नाश्ता लेने के लिए गए थे, उनको बेकरी पे मोबाइल फोन छीनते हुए, कैश छीनते हुए रात को 1 बजे 3 गोलियां मारी गई। मौसूफ इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी रूह को इशाले सवाब करते हैं भाई हम। लेकिन ये है कराची में जराइम का हाल। सही, कल वीडियो वायरल हुई है एक साहब की, अपने बेटे के साथ कैश लेकर के वो निकले हैं, 2 बदबख्तों ने जाकर के उनको रोका है और उनसे सारा कैश छीन लिया और उनको महरूम कर दिया। वो बेटा काफी देर तक सर पकड़ करके और रोड पे बैठा हुआ था। कोई जमहूरिया, किसी जमहूरिये को शर्म नहीं आई, कोई पुलिस वाला उसकी मदद के लिए वहां पर नहीं आया। मैं दोबारा अपनी बात दोबारा रखूंगा, अपनी जान माल का तहफ्फुज आपकी, मेरी, हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी खुद है। बिल्कुल सही, हमें ये खुद करनी पड़ेगी। अभी आखिर में अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो बातें की नूर आरिफी ने, इसमें देखिए कि ये जो रिपोर्टेड हैं वो हैं, पता नहीं कितनी वारदातें हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती, जो मोबाइल स्नैचिंग या दीगर कि लोग कहते हैं क्या थाने जाएंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के, छोड़ो। तो उसके बावजूद ये हाल है कि जनाब वहाँ पर जो पुलिस के आला अफसरान मुतमईन है कि नहीं ये कोई ख़ास नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।